इसलिए ना मैं क्लास के लिए ना आजकल कोशिश करता हूँ ना ही किसी को कहूँ कि ज्वाइन करे, मैं रिकॉर्ड करके आज भी बस ऐसे इरादा नहीं था, मैंने कह दिया। एनीवेज, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो वो है, व्हाट इज बेसिकली बिहेवियर मैनेजमेंट, होता क्या है। बेसिकली बिहेवियर मैनेजमेंट ये है कि स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर हैं उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में डिफरेंट जो थेरिस्ट हैं, ठीक है जी, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट जो है ना अप्रोचेस दी हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जहां पर अगर जस्ट फर्स्ट लाइन पढ़ें तो बिहेवियर मैनेजमेंट इज अ स्टाइल ऑफ child interactions with the teacher या मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन पॉजिटिव एंड प्लेजेंट अप्रोच। या लास्ट सेकंड लाइन देखें तो मजीद क्लियर हो जाएगा। दिस अप्रोच विल असिस्ट यू इन एस्टेब्लिशिंग इंटरेक्शन that will promote the desirable behavior that you want from the student। ये ओवरऑल जेनी सेंटेंस को के मीनिंग बनते हैं। बिहेवियर अप्रोच जो है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सो दैट पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप नेचर ऑफ द स्टूडेंट को, नेचर ऑफ द बिहेवियर समझ सकें स्टूडेंट की, और उस बिहेवियर में जैसे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट एज में, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और उस बिहेवियर में जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज आ रही हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और फर्दर ये आप खुद रीड कर लेंगे, दो तीन यही बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो क्या बताती है। द बिहेवियरिस्ट थ्योरी स्टैंड्स अमंग द मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव विद इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे वो बता रहा होता है कि जी जो बिहेवियर है ना, वो लैंग्वेज को सीखने से ही आपका चेंज होता है, या यानी कि फर्स्ट इंटरेक्शन, यानी कि क्योंकि ये थ्योरी पहली है, क्लासिकल की थ्योरी है, तो ये बताती है कि भाई जो आप जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं ना, तो आपका बिहेवियर खुद बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है। तो थ्योरेटिकल अजम्पशन इसकी होंगी ना, इसको देखेंगे, ये तो 20वीं सेंचुरी में आई, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अजम्पशन जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी की है वो क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन resembling the formation of other habits। In other words, language is learned in the way in which other habits are learned। तो यहाँ पर ये बात है कि जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, जैसे देखें ना, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं थी, लेकिन जब आप उसे लर्न किया, वो ऐसे ही लर्न कर सकते हैं जैसे अदर हैबिट्स आप लर्न कर रहे हैं। ये थ्योरी कहती है, उसकी अजम्पशन है। नंबर सेकंड अजम्पशन क्या है? एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और नॉलेज। लर्निंग इज नथिंग मोर देन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और नॉलेज। ठीक है जी, जाहिर सी बात है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस जब सीखते हैं तो अब इस यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, लैंग्वेज लर्निंग इज एन एक्सटर्नल इवेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर। यानी वो ये कहता है कि लैंग्वेज आप खुद से नहीं लर्न कर सकते, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पर आप, ये एक्सटर्नल इसलिए कह रहे हैं, एक्सटर्नल इवेंट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या होती है? स्टिमुलस या स्टिमुली जो है ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जो उसके ऊपर हो रहा होता है, चेंज को कहते हैं, कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट कहाँ पे होती है? वो स्कूल में, एजुकेशन, कॉलेज में होगी, यूनिवर्सिटी में होगी, एंड सो ऑन। ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ह्यूमन बीइंग्स में ही कैपेसिटी है, लेकिन ये है कि वो यहाँ पर एनिमल्स को नहीं कंसीडर कर रहा है, इवन दो के पैरट्स भी और बहुत सारे और एनिमल्स भी लैंग्वेज को लर्न कर ले, लेकिन उसने यहाँ कहा कि भाई स्पेसिफिक टू ह्यूमन वी आर डिस्कसिंग दिस। नेक्स्ट, अब ये इतना काफी था क्योंकि आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है, ताकि आपको एक बेसिक बात पता हो कि आपके पास जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो कहती क्या है। अब यहाँ पर ये इसी का ही पार्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं बात बताता जाऊं कि जो आपके मॉडल्स ऑफ बिहेवियरिस्ट मैनेजमेंट है ना, इसी के अंदर ही आपके पास बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी आएगी, इसकी अजम्पशंस आएंगी, क्लासिकल कंडीशनिंग आएगी, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड ड्रॉबैक्स, यानी ये कंप्लीट फिर आपकी मॉडल्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी उसका एक पार्ट है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, पवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद उसने कंडीशन जो है ये उसने एक डॉग के ऊपर जो है ना, रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उसने पहले तो उनको सिंपल फूड देना शुरू किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? फूड देता था तो वो उनका जो बिहेवियर था ना, किसका, डॉग्स का, वो क्या था? वो था सैलिवेशंस। अब सैलिवेशंस जो है ना, बेसिकली ये वो उनका एक्ट है डॉग का, वो जो जुबान निकाल के करता है कि अच्छा जी खाना आ गया, यस वो। फिर उसने बेल बजाना शुरू कर दी। अब ये कंडीशनल स्टिमुलस बन गया, ठीक है जी, यानी बेल बेल के साथ फूड देना शुरू कर दिया, तो डॉग्स ने उस बेल को की चेंज को समझ के वो साथ एक्ट करना शुरू कर दिया।
यानी फूड और बेल इकट्ठे दी और उसके बाद सिर्फ बेल बजाते थे, तो वो कंडीशन आ गई कि अच्छा उन बेल से ही उन्हें आइडिया हो गया, फूड नजर भी नहीं आया, और जो है ना डॉग्स जो है ना वो अपने वो एक्ट करना शुरू कर देते थे। अब इसी चीज को ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करें तो ये डिफरेंट टीचर्स के बिहेवियर हो सकते हैं। यानी कि टीचर मिसाल के तौर पे क्लासरूम के अंदर कोई ऐसा एक्ट करती है, बच्चे को पहले समझ आ जाता है कि अब इस टीचर का मतलब जो है ना कहने का क्या बनता है। जस्ट होल्ड अ सेकंड, जस्ट होल्ड अ सेकंड। अच्छा, अब क्लासिकल कंडीशनिंग ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें जो बेल है वो अब इंपॉर्टेंट चीज बेल नहीं है। अब मैंने खुद ही सोचा ना, आप भी सोचें कि अच्छा कौन सा ऐसा एक्ट है कि जो आप करते हैं तो आपका जो स्टूडेंट है वो खुद ब खुद जो है ना इसके ऊपर वो एक्ट करना शुरू कर देगा। इसने आगे मैंने एग्जांपल पढ़ी है, कोई स्टूडेंट से रिलेट इसने किया नहीं, जस्ट डॉग की एग्जांपल दे दी। एक सेकंड, एक सेकंड, वापस जाता हूँ। ये आ गया क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये मैंने एग्जांपल पढ़ी, जस्ट आप मैंने अपनी मतलब फर्स्ट टाइम में पढ़ी, आगे फर्दर डिटेल्स हैं, लेकिन ये है कि इसको मैंने अप्लाई इसी तरीके से किया। यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो बेल है जो कि एक्ट करती है कि ठीक है जी ये काम करना है। इसी तरीके से मैं मिसाल के तौर पे क्लासरूम के अंदर अगर टीचर जो है ना वो रूलर की अगर सिर्फ वो डेस्क के ऊपर बजाती है, तो स्टूडेंट समझ जाता है कि अच्छा जी ये क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रही है हमारे से, या क्या हम चाहते, क्या हमें क्या एक्ट करना होगा। तो ये बिहेवियर को चेंज करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। इधर एग्जांपल नहीं दी हुई, अदरवाइज मैं स्टूडेंट की कोई और एग्जांपल दे देता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट। ये भी अजम्पशन है, यानी कि टोटल 5 अजम्पशंस हैं, या अजम्पशन कह लें या मेन हेडिंग्स कह लें इस थ्योरी की, बिहेवियर मैनेजमेंट की। तो इसके बाद है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। री इन्फोर्समेंट इज अ स्टिमुलस, जैसे अभी स्टिमुली को हम पढ़ रहे थे, यानी चेंज, इंकरेजिंग एक्टिविटी को कहते हैं, दैट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स इट फॉलोज। अभी मैं बताता हूँ। आप लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक है, काफी अरसे से आप लोग रहे हैं मतलब इसमें, इस फील्ड में, ठीक है जी। तो या आप ऑब्जर्व करते रहें टीचर को, जो टीचर इंकरेजिंग होता है ना, जो आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड पे करता है ना कि अच्छा जी ठीक है अगर आपने ये किया तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, या मैं आपको इतने मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूंगा, या मैं सेशनल एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो वो क्या हो रहा होता है, वो आपकी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेने के लिए एक इंकरेजिंग एक्टिविटी कर रहा होता है, जिसको री इन्फोर्समेंट कहते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा जी, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या है? Positive reinforcement is reinforcement is encouraging of a desirable response. Negative reinforcement क्या है? Negative reinforcement is the discouragement of an undesirable response behavior. यानी कि कभी कभी टीचर को गुस्सा करना पड़ जाता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो गुस्से का आदी नहीं होता, कि टीचर ने गुस्सा किया और वो उसे नेगेटिव ले गया, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव लेता कि हाँ जी टीचर ने मुझे समझाया है। तो इस वजह से ये दो इस तरह के जो रीइंफोर्समेंट है ये पता होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो पनिशमेंट होता है, ठीक है जी। तो पनिशमेंट इज यूज टू अरेज अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द प्रेजेंटिंग द डिस्ट्रेस स्टिमुलस एंड जो भी हो गया, जैसे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो पनिशमेंट फिर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, फिर नेगेटिव भी हो सकती है। An undesirable stimulus is received after behavior occurs. For example, if the learner fails to follow the class, then he will be given detention कि भाई अब आपकी ब्रेक बंद है and so on, अभी बैठ के पढ़ो and so on. Negative punishment. A desirable stimulus is lost or removed after a behavior occur. For example, if the learner fails to follow the class rules, then he will not be given any रिसेस आवर्स। अच्छा वो रिसेस आवर्स मैंने पहले ही दे दिया लेकिन मैंने उसमें पढ़ने की वाले बात कर दी है। लेकिन ये नेगेटिव पनिशमेंट है कि उसकी छुट्टी बंद कर दी और उसमें उसको और उसका दिल भी नहीं कर रहा है। तो ये सिचुएशन है। इसको फर्दर अगर पढ़ना चाहें तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। चले मेरा एक मकसद वो हो गया कि चले एक दफा हम इस चीज को कवर कर लें। लास्ट जो हेडिंग, लास्ट जो बिहेवियर मैनेजमेंट की जो पॉइंट है 6.1.6, वो ओ माय गॉश, ये किसी का माइक ऑन है तो इसलिए स्क्रीन ये गायब हो रही है। मेहरबानी करके अपना माइक ऑफ करेंगे ना सब लोग, तो उससे ये होगा कि हाँ जी ठीक है अब सही है। ओके, तो ड्रॉबैक्स इस पूरी थ्योरी के कौन सी मॉडल्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट के ड्रॉबैक्स है। ऑल्दो साउंड in many ways the theory is not free from limitations. अब limitations क्या है? पहला पहला, the behaviorist theory completely ignores the inborn aspect of human knowledge, कि भाई एक इंसान जो है बिल्ट इन भी तो उसके अंदर एक क्वालिटी मौजूद है लर्निंग की, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में जाए या ना जाए, वो इग्नोर कर दी। सेकेंडली, द थ्योरी पुट्स ओवर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ imitations,
इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, एंड इग्नोर्स कंप्लीटली द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, यानी हमेशा स्टूडेंट कॉपी करेगा, उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, ये इसने नहीं बताया। थर्ड, बिहेवियर थ्योरी सीम्स टू समवट मैकेनिकली इन नेचर सिंस चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप जो उसे कहेंगे वो ही करेगा, वो पैसिव ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये फर्दर भी 2-3 इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन चले मैंने कहा इसको कुछ चीजें हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट अभी आपके पास आएगी अप्रोच जो है वो है बिहेवियर ग्रुप मैनेजमेंट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके फर्दर इसी के अंडर काफी सारी फिर फर्दर थ्योरीज आती हैं। सिलेक्ट कैसे करना था, तो मैं चलें जी, इसको मैंने अब हाईलाइट नहीं किया, करना चाहिए था मुझे 6.3 को। तो ये 6.3 फिर आपने जरूर देखनी है, इसके अंदर फर्दर 3 से 4 थ्योरीज हैं जो कि बिहेवियर के बारे में बताती हैं। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये जो बिजनेस स्टडीज है ना, एक सब्जेक्ट है, उसके अंडर ये सब्जेक्ट जो है ये जो थ्योरीज हैं ये आती हैं, और इसमें बताया जाता है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। लेकिन यही चीजें हम स्टूडेंट या लर्नर जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हैथॉर्न है, इसमें मायो है, इसमें मैस्लो है, ये 3 तो इसने दिए हैं, जो मैंने मैस्लो भी हो गया, अब्राहम मैस्लो, हाँ बिल्कुल मैस्लो तक दिया। चलें जी, तो अभी हम इनको ही देख लेते हैं, ये 3 जो बिहेवियर ग्रुप मैनेजमेंट की थ्योरीज है। अच्छा ठीक है जी, इस ये जो बिहेवियरल ग्रुप मैनेजमेंट थ्योरी, अब ये ग्रुप मैनेजमेंट थ्योरी इस वजह से काफी सारे लोग हैं, इसने वैसे ये 6-7 है, लेकिन यहाँ पे आपकी 3 दी हुई है, इज ऑफन कॉल्ड ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट बिकॉज इट एड्रेस ह्यूमन डायमेंशंस। बिहेवियरल थेरिस्ट बिलीव दैट, यानी एक बंदा नहीं, काफी सारे हैं, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज, अब देखिए ये बात आ रही है कि सब्जेक्ट को या पर्सन को मोटिवेशन किस वजह से मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ग्रुप की डायनामिक्स, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, और उसकी लर्निंग कैसे इंक्रीज हो सकती है, इसके बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें कही। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो एल्टन मायो है ना, इसने कहा, इसने एक ना हैथॉर्न एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर स्टडी की, और उसमें कहा कि अगर लाइट चेंज कर दी जाए ना, जहां पर लाइट ज्यादा होती है वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जहां पे लाइट कम होती है वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। टेलर एक बंदा था, उसने कहा कि नहीं जी, जहां पर वर्कर्स को रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, उनकी ना प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। फिर एक मैज्लो साहब आए, मैज्लो ने कहा नहीं जी, 5 किस्म की बुनियादी जरूरतें होती हैं, 5 किस्म की, वो उसके लिए वो काम करता है, इंसान जो स्ट्रगल करता है या लर्निंग करता है, जो एजुकेशन लेता है, जैसे आप लोग भी हैं। अगर मैं आप लोगों की नीड्स की बात करूं, आप एफपीएससी पीपीएससी अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। मैं इसलिए क्विकली आ गया क्योंकि देखें ये छोटी छोटी, ये मैं वापस आता हूँ, चलें मैं वो पे भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको, ये देखें, आप लोग एफपीएससी या पीपीएससी जॉब्स के लिए किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी 5 बेसिक नीड्स हैं और ये आप पे अप्लाई होती हैं। ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट जो लर्निंग कर रहा होता है, उसकी 5 नीड्स होती हैं। पहला क्या, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैस्लो ने कहा ऑल द फिजिकल नीड्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बेसिक ह्यूमन वेलबीइंग सच एज फूड ड्रिंक एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यानी आपकी बेसिक जो नीड्स होती हैं, वो उसके हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं। सेफ्टी नीड्स, नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी जैसे होता है, या दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, के जी हाँ जी, लड़कियों को होना चाहिए जी सेल्फ, वो भाई उनकी अपनी जॉब होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें आते हैं। बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, अच्छा कुछ ऐसी भी जो नीड्स होती हैं जिसके लिए कि आफ्टर दी फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स ये पूरी हो जाए, तो आपको मोटिवेट करता है ग्रुप के अंदर होना। ये नहीं बजाय इसके कि सेपरेटली काम करें, तो ग्रुप की जो नीड्स होती है ना, मिलके काम करना, वो भी आपको मोटिवेट करता है। इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू एस्टैब्लिश मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आप जब जब मिलकर काम करते हैं, तो वो मोटिवेशन मिलती है। एस्टीम नीड्स, एन इंडिविजुअल मस्ट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, अच्छा जब मैं ये अचीव करूंगी तो फिर देखना लोग कैसे कहेंगे कि एफपीएससी की जॉब ले लिया, पीपीएससी की, स्टेटस, रेपुटेशन, फेम, ग्लोरी। मैं ना जब ये लास्ट लास्ट 4 इयर्स की बात है, बल्कि मैं अपने बात करूं 2016 से पहले की बात है, तो मैं जब लेक्चरर था ना, तो मैं जहां भी जा रहा होता था ना, क्योंकि मैंने एपी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मैं अपने आप को कह रहा होता था
कि व्हाट अ डिजायरेबल नेम, असिस्टेंट प्रोफेसर यासिर करीम, व्हाट अ डिजायरेबल अचीवमेंट। क्योंकि मेरा टेस्ट पास था, लेकिन फिर भी साल एक लगना था, अभी इंटरव्यू होना था। एफ एपी के 3 टेस्ट होते थे पहले, पहला टेस्ट दो, स्क्रीनिंग, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग एंड सो ऑन सो ऑन। तो मैं अपने आप को कह रहा था कि वाओ व्हाट अ ग्रेट नेम, असिस्टेंट प्रोफेसर यासिर करीम, एक सीट, वाओ कैसे मैं अचीव कर लूं तो क्या बात होगी पाकिस्तान में। तो मैं अपने आप को बता रहा होता था कि यस, ये सेल्फ एस्टीम है, ये रेपुटेशन है, ये फेम है, ये ग्लोरी है, ये स्टेटस है। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पे पीएचडी का मेरा चल रहा था प्रोसेस 6-7 साल से। अच्छा मैं कहता था अच्छा वाह व्हाट अ डिजायरेबल नेम, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासिर करीम। अच्छा डॉक्टर यासिर, मैंने कहा क्या, सुन के कितना अच्छा लगा। तो क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो स्टीम के लिए भी होता है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती हैं, अज्यूमिंग दैट ऑल द प्रीवियस नीड्स इन द हायरार्की आर सेटिस्फाइड एंड इंडिविजुअल फील्स अ नीड टू फाइंड हिमसेल्फ, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद को कंप्लीट करने के लिए भी। तो ये 5 जो नीड्स हैं, ये स्टूडेंट पे भी, एक लर्नर पे भी अप्लाई हो सकती हैं, जिसके लिए वो मोटिवेट होता है और वो काम करता है। ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, ये मेजलो की पूरी थ्योरी बताई है, अभी आ जाते हैं मायो की। कंट्रीब्यूट्स केम एज ए पार्ट ऑफ हैदॉन स्टडीज। हैदॉन स्टडीज क्या कहती थी, एज ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने किए। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी एक शिकागो के अंदर, उसके अंदर। उसके बाद मेयो ने अपनी स्टडीज को लेके आया, जिसके अंदर कहा गया ये लाइटिंग। लेकिन पता ये चला कि लाइट तो ठीक है चले, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जहां लाइट नहीं भी होती थी, इनफ लाइट, वहां पे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा पाई गई एज कंपेयर टू लाइट वाला इशू। तो उसने फिर क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट मेरा ख्याल में किया, हाँ जी, कुछ लेडीज को उसने क्या किया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। A few years later, a second group of experiment began. हार्वर्ड के रिसर्चर थे मायो, एंड ये कुछ अजीब किस्म का नाम है, ये वैसे बिजनेस में मैंने देखा नहीं है, एनी अच्छा ठीक है जी, सुपरवाइजर एज अ ग्रुप ऑफ 5 वुमेन, 5 लेडीज को लिया एक बैंक में। ठीक है जी, बैंकर्स थी शायद। दे गेव अ वुमेन स्पेशल प्रिविलेज, उनको जब छुट्टी की चाहिए होती थी छुट्टी दे दी, जो भी उनके मसाइल थे ना अच्छा जी, उनको रेस्ट टाइम चाहिए था तो रेस्ट, और फ्री लंचेस, और मतलब इस तरह के प्रिविलेजेस दे दी। और मजे की बात है, उनको पता चला कि भाई उनकी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है इन फैसिलिटीज। तो फिर पता चला कि भाई अगर आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और उन तो उनसे उनकी क्या होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बजाय इसे कि लाइट को चेंज कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट जो कि फिर मायो ने कहा। ठीक है जी। तो ये अब्राहम लिंकन कह गया, ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जो थी ये भी बता दी मैंने आपको, मेयो की भी बता दिया है, थॉन भी बता दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो मेन थ्योरीज थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फर्दर फिर जो नेक्स्ट एक चैप्टर रह गया, जो मैं अभी आपको इधर बता भी देता हूँ, ठीक है, वो है यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग डिफिकल्ट बिहेवियर्स, के आप डिफिकल्ट बिहेवियर्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें से मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये होगा कि डिफिकल्ट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, प्रॉब्लमेटिक, ऐसे एक पेज का ये देखें, 140 हाफ पेज का ये। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर करेक्शन, कौन से 142 पेज के ऊपर है, ये जरूर देखेंगे। और मेरा ख्याल है में यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी। रिवॉर्ड सिस्टम, एवरीवन नोज के रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उससे वो उनका बिहेवियर ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी चीजें हम करेंगे कल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ये वाली बुक एंड हो जाएगी।